हमने 4 विधेयकों पे चर्चा की थी ना, 4 विधेयकों पे चर्चा नहीं की थी, 4 विधेयक पढ़े थे कि भाई 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, उनके अनुच्छेद पढ़े थे, हाँ या ना। अब क्वेश्चंस मत पूछो, एक बार मैं आपको 3 विधेयक और समझा देती हूँ, उसके बाद में चर्चा कर लेंगे अपन एक साथ में आपके क्वेश्चंस का। अभी हमने 3 विधेयक पढ़ लिए। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है आज मेरे साथ नए जुड़े हों। हाँ, इकोनॉमिक्स की भी क्लास चलेगी घनश्याम जी, बिल्कुल चलेगी, निश्चिंत रहो, ठीक है ना। सारी क्लासेस आ जाएंगी। अभी देखो तुम्हें 4 विधेयक थे, 4 विधेयकों में से कल एक विधेयक पढ़ा था, वो क्या, कौन सा विधेयक था? साधारण विधेयक था, ठीक है ना। साधारण विधेयक को हमने समझा था कि साधारण विधेयक को सामान्यतः दोनों सदन में पारित करवाना आवश्यक। कौन सा बच्चा आज मेरे पास नया है, पहले तो मुझे ये बता दो, कोई न्यू स्टूडेंट है? क्योंकि हमने साधारण विधेयक कल डिस्कस कर लिया था, मैं आज उस पर डिस्कशन। आवाज क्या बढ़ानी है? सफिशिएंट है रामनिवास, अपने मोबाइल से वॉल्यूम बढ़ाओ, मेरे वॉल्यूम, हाँ सफिशिएंट है आवाज, अपना जो मोबाइल है उससे थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ, मेरे पास अच्छे से, मैं अच्छे से बोल रही हूँ, निश्चिंत रहो। तो कल जो नया, आज जो नया वो बताओ मुझे, क्योंकि कल वाला टॉपिक मैं डिस्कस नहीं करूंगी। कल जो हमने एक विधेयक पढ़ा था वो कौन सा था? साधारण विधेयक। कौन सा विधेयक था? साधारण विधेयक, जिसके लिए हमने पढ़ा था अनुच्छेद 107 और अनुच्छेद 108। 108 में संयुक्त बैठक थी, ठीक है, 108 में संयुक्त बैठक थी, और 107 में किन परिस्थितियों में साधारण विधेयक रखा जाता है, किस तरह पारित होता है, और कौन सा विधेयक जो है वो साधारण विधेयक है, इसकी हमने कल चर्चा की थी। साधारण विधेयक जो 4 विधेयकों में से पहला पार्ट जो है वो साधारण विधेयक है, जिसकी मैं चर्चा कल कर चुकी हूं, ठीक है ना। अच्छा फिर भी समझा दो, कल पढ़ाया था, फिर भी समझा दो, फिर भी समझा दो। देखो हमने इतना पढ़ा था कि वो विधेयक जिनका संबंध धन व संशोधन से न हो, जिनका संबंध धन व संशोधन से नहीं हो, वह विधेयक क्या कहलाएंगे? साधारण विधेयक। जैसे देखो दहेज प्रथा निषेध, तो दहेज प्रथा को निषेध करने के लिए, दहेज प्रथा निषेध, ये जो विधेयक है कैसा विधेयक है? साधारण विधेयक है। बाल विवाह, तो ये कैसा विधेयक है? साधारण विधेयक है। ये कैसा विधेयक है? साधारण विधेयक है। तो ये विधेयक, साधारण विधेयक को हमने कल ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझ लिया था। आज अपन दूसरे विधेयक पे चलते हैं, जिसको जानने के लिए बच्चे काफी उत्सुक रहते हैं। हालांकि बिल्कुल सती प्रथा वगैरह सब आपने जो कल पढ़ा था। अब देखो मैं यहाँ आज चर्चा करने वाली हूँ हमारे दूसरे विधेयक की, जिसका नाम क्या है? धन विधेयक। बिल्कुल बच्चों, आप इसे क्या क्या कहते हो? मनी बिल। मनी बिल धन विधेयक मिलेगा आपको अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 में। अब आज आप लोग ये पढ़ोगे कि अनुच्छेद 109 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 110 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। आज दोनों अनुच्छेदों का अंतर आपको पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। समझना क्या है? देखो सबसे पहली बात, बच्चे कहते हैं मैडम धन में और वित्त में अंतर बताओ। धन और वित्त, एक तो होता है धन विधेयक और एक होता है वित्त विधेयक, दोनों में अंतर क्या होता है? पहले धन विधेयक को समझ लो कि धन विधेयक क्या होगा, उसके बाद में जब वित्त विधेयक पढ़ाऊंगी ना तब दोनों में अंतर बता दूंगी, ठीक है ना। नहीं धीराम जी, जो संविधान संशोधन जो संविधान संशोधन है, जो धन विधेयक है, इन 2 विधेयकों पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, ठीक है ना। तो संयुक्त बैठक जो है वो आपको साधारण विधेयक पे मिलेगी या फिर आपको वित्त विधेयक पे मिलती है, ठीक है। मुख्यतः एग्जाम में आपको साधारण ही मिलेगा। आगे देखो, बिल्कुल मनी बिल। धन विधेयक, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा मिलेगी अनुच्छेद 110 में। मतलब कोई भी विधेयक, ये विधेयक है, ये विधेयक धन विधेयक तब कहलाएगा जब 110 में लिखे हुए प्रावधान जो है, 110 में जो लिखे हुए प्रावधान है, यदि वह प्रावधान इस विधेयक में है तो वो विधेयक कैसा कहलाया? धन विधेयक। एक एग्जांपल से समझो, कर अधिरोपण। कैसा? कर अधिरोपण, करों की दरों में परिवर्तन करना, टैक्स रेट चेंज करना, ठीक है ना, टैक्स, कोई नया टैक्स जोड़ना। तो कर अधिरोपण अगर है किसी विधेयक में, कर अधिरोपण की बात है, तो वह कैसा विधेयक है? धन विधेयक है। अगर संचित निधि, अगर संचित निधि व आकस्मिक निधि की अगर बात की जा रही है, अगर संचित निधि और आकस्मिक निधि की बात की जा रही है, तो वो भी क्या कहलाया? कौन सा? धन विधेयक कहलाया। तो इस प्रकार अनुच्छेद
110 में देखो, आपसे ये नहीं पूछेगा कि अनुच्छेद 110 में कौन कौन सी परिभाषाएं लिखी हुई हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 110 में जो प्रावधान लिखे हैं उन प्रावधानों के आधार पर यदि कोई बिल आता है तो वो बिल धन विधेयक कहलाएगा। मेरी बात को फिर सुनो अच्छे से ध्यान से। अनुच्छेद 110 में कुछ प्रावधान लिखे हैं और उन प्रावधानों को अगर वह प्रावधान किसी बिल में मिलते हैं तो वो बिल क्या कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा। हाना में जवाब दो, समझ में आया या नहीं आया? हाना में जवाब दो। अब देखो, ये तो इसकी परिभाषा की बात हो गई। 110 में केवल परिभाषा लिखी हुई है, केवल परिभाषा और कुछ नहीं है। ठीक है, परिभाषा कि भाई अगर कोई कर नया जोड़ा जा रहा है या करों की दरों में कोई परिवर्तन हो रहा है, संचित निधि या आकस्मिक निधि, मतलब 110 में अगर कुछ भी लिखा है ना, अगर उससे संबंधित कोई प्रावधान या कोई विधेयक है तो वो धन विधेयक होगा। ठीक है ना, मतलब अगर इससे संबंधित कोई विधेयक आया तो वो विधेयक धन विधेयक कहलाएगा, जिसका सीधा सा संबंध किससे होगा? या तो सरकार टैक्स के माध्यम से संचित निधि में पैसा ला रही है या फिर किसी योजना के माध्यम से पैसा खर्च कर रही है। तो पैसा आने या खर्च करने की बात आपको कहाँ मिलेगी? धन विधेयक में। पैसा आने की और खर्च करने की बात कहाँ मिलेगी आपको? आने की और खर्च करने की बात कहाँ मिलेगी? धन विधेयक में। अब देखो, धन विधेयक को आगे समझना क्या है आपको? ये तो आपने देखा कि अनुच्छेद 110 में क्या मिलेगी? परिभाषा। अब एग्जाम में ध्यान रखना, अगर मैं ये कहूं कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो जवाब क्या होगा? 110। ठीक है ना। अगर ये मिल जाए कि धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो धन विधेयक की जो प्रक्रिया है वो कहां मिलेगी बच्चों? वो मिलेगी अनुच्छेद 109 में। अब समझो, धन विधेयक की प्रक्रिया में क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो धन विधेयक की प्रक्रिया में सबसे पहला बिंदु क्या होगा? धन विधेयक मतलब कोई भी विधेयक धन है या नहीं, कोई भी विधेयक धन है या नहीं, इसका उल्लेख लोकसभा, या कह सकते हैं इसके घोषणा जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, समझना क्या है? कोई भी विधेयक धन है या नहीं, कोई भी विधेयक धन है या नहीं, इसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, धन विधेयक को, जो धन विधेयक है, इसे सबसे पहले, ये एक अनिवार्यता होती है, ध्यान रखना बच्चों। देखो, मैं साधारण विधेयक में मैंने ये नहीं कहा कि लोकसभा में रखना पड़ेगा, संविधान संशोधन में भी ये नहीं कहूंगी कि लोकसभा में रखना पड़ेगा। ध्यान आपको क्या रखना है? ये जो धन विधेयक और आपका वित्त विधेयक, ये जो दो विधेयक होंगे ना, ये दोनों विधेयक सबसे पहले कहां रखे जाएंगे? लोकसभा में। ये बाध्यता होगी। क्या होगी? बाध्यता होगी कि आपको इसे लोकसभा में रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, बिल्कुल। सबसे पहले धन विधेयक जो है वो लोकसभा में रखा जाएगा। लोकसभा में रख दिया। अब तीसरी कंडीशन आपको क्या ध्यान रखनी है? धन विधेयक को लोकसभा में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। अब ये भी एक कंडीशन है। आपने ना एक पॉइंट पढ़ा है, लोकसभा में पारित, फिर राज्यसभा में पारित, और फिर राष्ट्रपति द्वारा क्या बन जाता है? कानून। यहां देखो, धन विधेयक में क्या हो रहा है? धन विधेयक में लोकसभा में जाने से पहले, मतलब यहां नहीं, लोकसभा में रखने से पहले ही किसको पूछना पड़ेगा? राष्ट्रपति को। मतलब लोकसभा में रखने से पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, पूर्वानुमति जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, क्या है? पूर्वानुमति। अब देखो, पूर्वानुमति, तो कंडीशन को समझे। धन विधेयक को लोकसभा में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। किसकी आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। अगला पॉइंट समझो, राष्ट्रपति अनुमति लेने के बाद लोकसभा में रखते हैं और लोकसभा में धन विधेयक पारित हो जाता है। लोकसभा में धन विधेयक क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद कहां जाएगा? राज्यसभा में। अब यहां एक पॉइंट समझो,
राज्यसभा में रखने की कोई भी बाध्यता नहीं है। आपकी मर्जी है तो रखो और आपकी मर्जी नहीं है तो मत रखो। तो राज्यसभा में रखने की कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप राज्यसभा में रखते भी हैं, राज्यसभा में अगर रखते भी हैं तो 14 दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर राज्यसभा अपने विचार विमर्श रख सकती है। ठीक है ना, कि भाई इस धन विधेयक में ये परिवर्तन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो अपने विचार विमर्श रख सकती है। लोकसभा माने तो उसकी मर्जी, न माने तो उसकी मर्जी। और अगर राज्यसभा कोई जवाब नहीं देती ना, तो 14 दिन के बाद जो धन विधेयक है वो स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। इससे आपके बच्चों दिमाग में एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि धन विधेयक को लेकर सारी शक्ति किसके हाथ में है? लोकसभा के हाथ में। धन विधेयक को लेकर सारी शक्ति किसके हाथ में है? लोकसभा के हाथ में। ठीक है, जो भी धन विधेयक को लेकर प्रावधान किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, वो सारे के सारे कौन करेगा? लोकसभा ही करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? हाँ ना में मुझे जवाब दो। बिल्कुल, अगर नहीं रखते राजू जी तो अपने आप पारित हो जाएगा। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, चलो साधारण बहुमत चाहिए। बहुमत कैसा चाहिए? साधारण चाहिए। 50% + 1 साधारण बहुमत से पारित होगा। और बताओ, अगर राज्यसभा पारित नहीं करे, मना कर देना, तो भी लोकसभा पारित कर देगी उसको। ठीक है ना, अगर राज्यसभा मना करे, चाहे पारित न करे, चाहे मना करे या पारित न करे या रोक ले, तो भी 14 दिन में वह पारित हो जाएगा। बिल्कुल कविता जी, जो साधारण विधेयक है उसको किसी में भी रखा जा सकता है। बिल्कुल, साधारण का मतलब आधे से ज्यादा। आगे समझाती हूं, मैं आगे समझाती हूं। तो यहां तक क्लियर? लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा अस्वीकृत नहीं कर सकती, करती है तो लोकसभा पारित कर देगी। राज्यसभा परामर्श दे, मान लो देती है, तो लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, राज्यसभा जो है वो केवल उसे 14 दिनों तक रोक सकती है, 14 दिनों बाद उसे पारित करना पड़ेगा। ठीक है ना, 14 दिनों के बाद उसे पारित करना पड़ेगा। पारित किससे होगा? साधारण बहुमत से होगा। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है? ये लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा चाहे मना करे चाहे हाँ करे, पारित ही माना जाएगा। फिर ये वापस राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस बार इस पर हस्ताक्षर करेगा। ध्यान रखना, राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। बजट एक तरह से धन विधेयक ही होता है। जो बजट है वो एक तरह से धन विधेयक ही होता है। उसमें सारे व्यवस्थाएं, जो प्रावधान है वो पैसे से संबंधित ही होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को नहीं भेजा जाएगा। बिल्कुल सारा लोकसभा, मतलब धन विधेयक को लेकर सारी पावर लोकसभा के हाथ में, राज्यसभा के हाथ में नहीं होती है। यहां तक क्लियर? हाँ या ना? एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर देती हूं। ठीक है ना, एक बार इस पॉइंट को मैं फिर रिपीट कर देती हूं, देख लो अच्छे से। अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है। ठीक है, 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है, प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 109 में लिखा है धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन होगा इसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगला पॉइंट क्या है? दूसरा बिंदु क्या कहता है कि धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में ही रखेंगे, ये बाध्यता है, बाध्य है। अगला पॉइंट, धन विधेयक को लोकसभा में भी रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। सदन में रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाएगी और लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा 14 दिनों के भीतर या तो परामर्श दे दे, नहीं देता तो 14 दिन के बाद वह अपने आप ही पारित मान लिया जाता है। और यह दोनों सदन में साधारण बहुमत से पारित होगा, 50% + 1।
और अगला छठा पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति इसको पुनर्निर्वाचन के लिए लौटा नहीं सकता। पॉइंट क्लियर? चलो, तो ये धन विधेयक था। ये क्या था? धन विधेयक था। अब बच्चे यहां पॉइंट पे आते हैं कि मैडम वित्त विधेयक क्या होता है। तीसरा बिंदु क्या है? वित्त विधेयक क्या होता है। वित्त विधेयक मिलेगा आपको अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयक कहां मिलेगा आपको? अनुच्छेद 117 में। देखो वित्त विधेयक क्या कहता है, वित्त विधेयक किस पॉइंट की बात करता है। देखो अब यहां मैं आपको धन और वित्त को समझाऊंगी, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूं, जैसे घर में नहीं होता है क्या, एक तरह से घर में नहीं समझाते क्या, वैसे समझा रही हूं, एकदम ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों के हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है, मैडम वित्त और धन क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, क्या अंतर है। अब एकदम आपको मैं घर की लैंग्वेज में समझा रही हूं पूरे अच्छे तरीके से, समझो। ये मम्मी है, ये पापा है और ये हम हैं, ठीक है। ये मम्मी, ये पापा और ये है हम, ठीक है ना। अब देखो हम जो है पापा के पास, क्योंकि पापा लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ठीक है। हमने पिताजी के पास, क्योंकि कमाते कौन है? पिताजी। संचित निधि किसके हाथ में? लोकसभा के हाथ में, ठीक है। अब पापा के पास तिजोरी पापा जी कमाते हैं, तो हमने पिताजी के पास प्रस्ताव रखा कि पापा जी किताब लानी है तो 500 रुपए चाहिए, पढ़ना है और पढ़ाई के लिए बुक चाहिए, पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? बुक चाहिए, तो 500 रुपए दीजिए। आपने क्या रखा पिताजी के पास? धन विधेयक रखा। अब बताओ कमाने वाले पिताजी हैं तो जरूरी है क्या मम्मी से पूछा जाए? तो देखो पहली बात तो जरूरी नहीं है मम्मी से पूछा जाए, कोई जरूरी नहीं है, परंतु फिर भी पापा चाहे, भाई पापा ने आपके विधेयक पे चर्चा की, विचार विमर्श किया कि भाई 500 रुपए नहीं, एक काम करते हैं लगभग 400 रुपए दे देते हैं, बहुत है, ये तो ज्यादा मांगता है, ठीक है 400 रुपए दे देते हैं इसको। पिताजी ने तय कर लिया, आपने धन विधेयक रखा 500 रुपए का, पिताजी ने कहा कि चलो 400 रुपए दे देंगे, ठीक है हो जाएगा काम। अब पिताजी चाहे तो 400 रुपए दे दें, चाहे तो मम्मी के पास प्रस्ताव रखें, मम्मी को कहें भाई ये मांग रहा 500 रुपए, देख लो हमने 400 रुपए दे दिए, ठीक है। अब देखो मम्मी या तो कुछ नहीं बोलेगी, चुप रह जाएगी, चुप रहेगी तो 14 दिन के बाद पापा जी अपने आप ही पता है, ठीक है। या फिर मम्मी कहेगी नहीं जी 500 मांग रहा है तो पूरे 500 ही दो, 500 मांग रहा है तो 550 देने चाहिए, काम में आएगा बच्चे के। तो मम्मी की परामर्श पिताजी मानने की कोई बाध्यता नहीं है। मम्मी ने परामर्श दी, पापा ने नहीं मानी, या मम्मी चुप रह गई तो 14 दिन, मम्मी अगर चुप रह गई तो 14 दिन, 14 दिनों तक, यूं कह सकते हो आप 14 दिनों तक चुप रह सकती है, 14 दिन बाद पिताजी के पास वापस आ जाएगा पॉइंट। परामर्श दी, पापा ने नहीं मानी, और फाइनल तय यह हुआ कि आपको 400 रुपए दिए जाएंगे, इस पर मोहर लग गई। अब देखो इस पॉइंट को समझना, ठीक है ना, इस पॉइंट को समझना। हमने धन विधेयक रखा, ये लोकसभा ये राज्यसभा, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आया, लोकसभा में आकर उस पर पारित हो गया, पारित होने के बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने परामर्श दी, हमने स्वीकार नहीं की, राज्यसभा ने उस विधेयक पर कुछ नहीं कहा, तो 14 दिन के बाद अपने आप पारित हो गया। और पारित जैसे लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित हो जाता है, ठीक है, वैसे ही राष्ट्रपति की अनुमति से धन विधेयक को हम जारी कर देंगे। यह है धन विधेयक। यहां ध्यान रखना, यहां केवल 500 रुपए पैसे की बात हुई है, तो ये धन विधेयक है। अब बात करते हैं चलो वित्त विधेयक की। ये वही मम्मी पापा लोकसभा और राज्यसभा सेम। अब देखो आपने कहा कि पिताजी पढ़ाई के लिए 500 रुपए किताब खरीदनी है, उसके लिए 500 रुपए चाहिए, और मेरे कमरे की एसी खराब हो गई, वो भी सही करा दो। आपने क्या कहा? मेरे कमरे की एसी खराब हो गई, वो भी सही करा दो,
और 500 रुपए दे दो, किताब लेकर आनी है। ठीक है ना। अब यहां खास बात समझने वाली क्या है, समझो, यहां केवल बात हो रही है धन की, और वित्त विधेयक में धन के साथ यदि कोई अन्य विषय जोड़ दिया जाए, अगर धन के साथ कोई अन्य विषय जोड़ दिया जाए तो वह वित्त विधेयक बन जाता है। यह अनुच्छेद 117 में साफ लिखा है। क्या लिखा है कि अनुच्छेद 110 में जो परिभाषाएं हैं, 110 की परिभाषाओं के साथ यदि कुछ और भी जोड़ दिया जाए तो वो वित्त विधेयक कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहां 500 रुपए की बात भी हो गई, एसी की बात भी हो गई। केवल 500 होता तो वो धन हो जाता, पर क्या आपने क्या कहा, एसी भी ठीक करानी है, 500 रुपए किताब के लिए भी चाहिए, पैसे भी मांग लिए और पैसे के साथ कुछ अन्य भी आपने मांग कर ली। अब ये जैसे ही पता चला कि ये दोनों चीजें हैं, तो पिताजी, अब देखो पहली बात, वित्त विधेयक को लोकसभा में रखेंगे, पहली कंडीशन है वही, पिताजी के पास गया। अब पिताजी ने क्या किया कि भाई एसी खराब है या सही है, ये तो मम्मी बता सकते हैं कि घर पे मम्मी रहती है, ये पढ़ता है या नहीं पढ़ता। तो यहां अब राज्यसभा के पास जाएंगे, और जैसे मम्मी के पास पिताजी गए और बोले कि भाई ये एसी काम में लेता है क्या, इसको किताब दिलानी है क्या, तो यहां मम्मी जो परामर्श देगी उस पर पिताजी को सोचना पड़ेगा। यहां अगर मम्मी मना कर दे तो उस परिस्थिति में संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। ठीक है। लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित होगा, तब जाकर वित्त विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और उस पर उसके क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। तो वित्त विधेयक की प्रक्रिया को मैं भी समझा देती हूं। अभी आप लोगों को केवल मुझे इतना बताना है कि वित्त और धन दोनों में अंतर समझ में आ गया। अनुच्छेद 110 केवल धन की परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 110 धन की परिभाषा, अनुच्छेद 110 के आधार पर कोई भी है पॉइंट, अनुच्छेद 110 में जो भी पॉइंट लिखे हैं ना, अगर उन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए कोई विधेयक बनाया तो वो हो गया धन विधेयक। ठीक है ना। ठीक है। और अगली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, अगर 110 के साथ कुछ अन्य प्रावधान जोड़ दिए तो वो क्या हो गया, वित्त विधेयक। ठीक है ना। समझो, तो वित्त विधेयक की व्यवस्था को समझो। अब जो वित्त विधेयक है, सबसे पहली बात, वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयकों के साथ यदि अन्य कोई विषय जोड़ दिया जाए, धन विधेयकों के साथ यदि अन्य कोई विषय जोड़ दिया जाए तो वो कहलाएगा वित्त विधेयक। ठीक है, पहला बिंदु। दूसरा पॉइंट क्या है, वित्त विधेयक को बिल्कुल सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा और वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है। वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, ठीक है, पूर्व अनुमति ली जाती है। तीसरा बिंदु समझो, तीसरा पॉइंट समझो, लोकसभा में पारित हो गया, उसके बाद यदि राज्यसभा मना कर दे, ठीक है, या कोई भी गतिरोध पैदा हो जाए, मतलब राज्यसभा या तो परामर्श नहीं दे या कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, ठीक है ना, अगर ऐसा हो जाता है तो आप वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक बुला सकते हो। वित्त विधेयक पर क्या बुला सकते हो, संयुक्त बैठक बुला सकते हो। तो यहां ध्यान रखो, लोकसभा में पारित हो जाए और अगर राज्यसभा में कोई गतिरोध पैदा हो जाए या राज्यसभा मना कर दे तो आप संयुक्त बैठक बुला सकते हो। ठीक है। और चौथा पॉइंट, राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते। मतलब अगर लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया और फिर राष्ट्रपति ने भी अनुमति दे दी तो ठीक है, अनुमति देनी पड़ेगी क्योंकि पुनर्विचार के लिए तो लौटा सकता है नहीं। तो वित्त विधेयक और धन विधेयक में जो अंतर है वो समझना है क्या, एक बार देख लो फिर आगे चलते हैं। धन विधेयक के साथ अन्य विषय जुड़ जाए तो वित्त विधेयक हो जाए। जैसे समझो
एग्जाम्पल अब देखो, मैं बात करती हूँ लोह अयस्क। लोह अयस्क के साथ में मैंने बात कर ली कर लगाना है। मैं ये कहूं कि भाई हमारे यहाँ इस रेट का जो है वो लो है, ठीक है। लोह अयस्क के साथ में मैंने बात कर ली कि जो हम खरीदेंगे स्टील, उस स्टील पर इतना कर होना चाहिए, जो हम बेचेंगे उस पर इतना कर होना चाहिए। तो देखो लोह अयस्क के साथ में अन्य कोई प्रावधान जोड़ दिया, मतलब धन के साथ कुछ अन्य जोड़ दिया, तो वो वित्त हो जाता है। देखो मैं ये कहूं कि प्रत्येक राज्य आधार कार्ड बनवाएगा, ये राज्य की जिम्मेदारी है, प्लस हर राज्य को 1 करोड़ रुपए बांटा जाएगा। अब देखो 1 करोड़ रुपए देना क्या है, धन विधेयक, परंतु उसी के साथ में आधार कार्ड की बात भी जोड़ दी तो कैसा हो गया, वित्त विधेयक। समझे? प्रत्येक राज्य अपने अपने राज्य में आधार कार्ड बनवाएगा, ये अनिवार्य है, ठीक है ना। केंद्र ने राज्यों को कहा कि आप देखना, आपका काम है। और ये और कह दिया कि साथ में 1 करोड़ रुपए दे देंगे, ताकि आपको जो भी साधन जो भी चाहिए वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, 1 करोड़ रुपए दे देंगे। तो मुझे बताओ ये विधेयक कैसा विधेयक कहलाया, ये वित्त विधेयक कहलाया, ठीक है ना। देखो धन विधेयक के साथ कुछ अन्य जोड़ा, वित्त विधेयक कहलाया। वित्त विधेयक लोकसभा में सबसे पहले रखा जाएगा। पूर्वानुमति किसकी चाहिए बच्चों, राष्ट्रपति की चाहिए। दूसरा, लोकसभा में पारित हो जाए, राज्यसभा में पारित नहीं हो, कोई गतिरोध पैदा हो जाए तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तीसरा, राष्ट्रपति इसे या तो अनुमति देगा, परंतु अनुमति देनी पड़ेगी उसको, पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। आगे चले, ये आपका वित्त विधेयक है। अब एक छोटा सा अपन जो डिस्कस करेंगे ना पॉइंट, वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो छोटा सा एक ऐसा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं जिसके बारे में आप सबको लगभग पता होना चाहिए। वो पॉइंट क्या है, एक तरफ मैं लिखती हूं धन विधेयक और एक तरफ मैं लिखूंगी आपका साधारण विधेयक। अब एक काम करो, धन और साधारण में क्या क्या अंतर है मुझे बताओ। धन और साधारण में क्या क्या अंतर है। पहला अंतर, केवल लोकसभा में रखा जा सकता है और इसको साधारण विधेयक को दोनों सदन में से किसी भी सदन में रख सकते हो। इसमें सबसे पहले लोकसभा में रखेंगे, परंतु साधारण विधेयक में चाहे लोकसभा में रखो चाहे राज्यसभा में रखो, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, इसको लोकसभा में सबसे पहले रख सकते हैं, इसको दोनों सदन में से किसी भी सदन में आप रख सकते हो। दूसरा बिंदु, राष्ट्रपति की क्या चाहिए, राष्ट्रपति की क्या चाहिए, पूर्वानुमति। परंतु साधारण के लिए पूर्वानुमति नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, धन विधेयक की लोकसभा अध्यक्ष घोषणा करता है। धन विधेयक की लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, घोषणा करेगा, परंतु इसमें ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की जाती। साधारण विधेयक की कोई घोषणा नहीं होती। चौथा बिंदु, अगला पॉइंट देखो, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। परंतु अगर मैं इसकी बात करूं तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसको क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। आज मेरे शाम के जो सारे क्वेश्चन होंगे ना वो इसी पर बेस्ड होंगे। सारे के सारे जो प्रश्न होंगे वो धन, साधारण, वित्त, संशोधन, इन्हीं पर ही आधारित होंगे, ये ध्यान रखना। सारे के सारे जो प्रश्न होंगे वो इसी पर आधारित होंगे। अगला देखो, धन विधेयक केवल सरकार ही रख सकती है, सरकार पेश करती है धन विधेयक को, सामान्य सदस्य नहीं कर सकते। परंतु जो साधारण विधेयक होते हैं
वो सरकारी भी हो सकते हैं और गैर सरकारी भी हो सकते हैं। तो जो ये देखो, जो धन विधेयक होना वो सरकारी होंगे, वो क्या होंगे, सरकारी ही होंगे, क्योंकि सरकारी पेश करेगी, धन का खर्चे की बात तो वही करेगी। और जो साधारण है ना, वो सरकारी भी हो सकते हैं और गैर सरकारी भी हो सकते हैं। अगला देखो, इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, परंतु साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, कई बच्चे ने काफी सही पॉइंट लिखा। इसे राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है धन विधेयक को? 14 दिनों तक। और इसकी बात करती हूं तो इसे राज्यसभा या कोई भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अधिकतम 6 महीने तक ही रोक सकता है। इसको रोकने का समय क्या है? 6 महीने, और इसको 14 दिन। इसको रोकने का कितना समय है? 14 दिन। ठीक है, ये इनके मोटे मोटे डिफरेंस है। एक बार फिर सुन लो, फिर अपन चलते हैं। आपका जो चौथा है वो है संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक को केवल लोकसभा में रखेंगे, साधारण को दोनों में से किसी भी सदन में रखो। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए धन विधेयक में, और साधारण विधेयक में पूर्वानुमति नहीं चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष इसकी घोषणा करता है और साधारण विधेयक की कोई भी घोषणा नहीं करता। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। सॉरी, इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, इसको नहीं लौटाता। सरकार ही, ये जो धन विधेयक होंगे ना, ये सरकारी होंगे, और साधारण विधेयक सरकारी भी हो सकते हैं और गैर सरकारी। गैर सरकारी का मतलब ये होता है बच्चों, अच्छा आर्टिकल भी लिख दूं क्या? गैर सरकारी का मतलब होता है वो विधेयक जो सदस्य ही पेश करते हैं। अब जैसे मान लो जो मंत्री है वो है सरकार, अगर मंत्री रखे तो वो हो गया धन विधेयक, और अगर अन्य सदन के सदस्य रखे वो हो गया गैर सरकारी। सरकार हो गए मंत्री। अच्छा, अनुच्छेद भी लिख लेते हैं। बिल्कुल, यह आपका अनुच्छेद 109 और 110 में काम में आता है, यह आपका अनुच्छेद 107 और 108 में मिलेगा। अनुच्छेद भी लिख दिए, अब खुश? आगे पॉइंट समझे। यहां संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती, नहीं बुलाई जा सकती, इस पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। 14 दिन के लिए रोक सकते हैं धन विधेयक को, इसे 6 महीने तक रोक सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर? अब देखो, बिल्कुल आपका आज जो चौथा विधेयक है वो है संविधान संशोधन। जो चौथा है वो है संविधान संशोधन विधेयक। अनुच्छेद आपको मिलेगा 368। अनुच्छेद कौन सा मिलेगा? संविधान संशोधन थोड़ा सा अलग हटकर है, आप चाहो तो अलग इसे चैप्टर में पढ़ लो, यहां साथ में पढ़ लो, एक ही बात है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक वो है अनुच्छेद 368 में। अगला पॉइंट, हमने संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वो अपनाई कहां से है? संविधान संशोधन व्यवस्था कहां से अपनाई? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन कहां से अपनाया है? दक्षिण अफ्रीका से। अब पॉइंट को समझना बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। संशोधन कितने प्रकार का? संशोधन कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ठीक है, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में संशोधन कितने प्रकार का? 368 में प्रकार कितने? 2। तो देखो, अब एक बात समझना मैम, ये क्या बता रहे हो आप? हमने तो पहली बार पढ़ा है। अब पहली बार पढ़ा है तो झटका भी लगेगा। ठीक है,
देखो अचानक सुनोगे तो झटका भी लगता है। हाँ बिल्कुल अजय जी आप सही कह रहे हैं, भाग 20 में मिलता है, आपकी बात बिल्कुल सही है। यहां देखो संशोधन टोटल कितने प्रकार का, 3 प्रकार के, टोटल 3 होते हैं, पर अनुच्छेद 368 में 2 का ही उल्लेख है, तीसरे का उल्लेख नहीं है। किसका? 2 का ही उल्लेख है, तीसरे का उल्लेख नहीं है। यहां पॉइंट समझ में आया? अब समझो 3 कौन से हैं और उनमें से 2 कौन से हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है, समझो। अब चर्चा करते हैं संविधान संशोधन की। स्क्रीनशॉट लेना है ना तो अब की बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये मैं बहुत अच्छे से आपको लिख देती हूँ बोर्ड पे, ताकि स्क्रीनशॉट लेने में भी आसानी हो, पढ़ने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। देखो ये संविधान संशोधन के 3 प्रकार, तीसरा है कहीं से नहीं, संविधान में ही है। देखो साधारण बहुमत, पहला है साधारण, दूसरा है विशेष बहुमत और तीसरा है विशेष प्लस राज्य, विशेष प्लस राज्य साधारण बहुमत, ये नाम है इनके। अब देखो विशेष बहुमत अनुच्छेद 368 में है, विशेष प्लस राज्य है अनुच्छेद 368 में है, साधारण बहुमत जो है वो अनुच्छेद 368 में नहीं है, ठीक है ना। साधारण बहुमत अनुच्छेद 368 में उल्लेखित नहीं है, विशेष बहुमत मिलेगा, विशेष प्लस राज्य बहुमत मिलेगा। पॉइंट क्लियर? ये दोनों ही है, इसका उल्लेख नहीं है, 368 में नहीं है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, मुझसे भाई कई बार बच्चों ने पूछा, मैं आपसे पूछती हूँ, अभी आपके यहाँ तेलंगाना का ही ले लो। तेलंगाना जो है, जो तेलंगाना है, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य गठित किया। तेलंगाना को हमने एक नया राज्य बनाया, आंध्र प्रदेश से अलग किया। ये आपके मैप की स्थिति थी, मान लो उसमें आपने ये कर दिया तेलंगाना और ये कर दिया आंध्र प्रदेश, एक उदाहरण है। तो मुझे बताओ 2 राज्यों को अलग किया, संविधान संशोधन हुआ था क्या? बताओ क्या संविधान संशोधन हुआ था? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को अलग किया, क्या संविधान संशोधन हुआ? मेरे बच्चों नहीं हुआ। दूर क्यों जाते हो? जम्मू कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, क्या संविधान में कोई नया संशोधन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब पॉइंट को समझो, तुम्हारे यहां दिमाग में अब काफी चीजें क्लियर होंगी। चलो आपके यहां 2018 में राष्ट्रपति को तनख्वाह मिलती थी 1.5 लाख, 18 से पहले राष्ट्रपति की तनख्वाह हो गई 5 लाख। बताओ क्या कोई संविधान संशोधन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप समझो इस पॉइंट को। जो परिवर्तन साधारण बहुमत से होते हैं वो संविधान संशोधन नहीं बनते। आप देखते ना 103वां, 100वां, 99वां, 42वां, 46वां, 31वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन। तो देखो अगर संविधान में कोई परिवर्तन होता है और उसमें संविधान संशोधन के द्वारा होता है तो वो 2 तरीके हैं। परंतु अगर संविधान में देखो पहले वेतन 1.5 लाख था, अब 5 लाख हो गया, परिवर्तन तो हुआ परंतु कोई नया संविधान संशोधन गठित नहीं हुआ, क्योंकि वो परिवर्तन कौन से बहुमत से हुआ? साधारण बहुमत से हुआ। किससे हुआ? साधारण बहुमत से हुआ। समझो इस बात को समझना है। साधारण बहुमत में 50% प्लस 1, साधारण बहुमत में क्या चाहिए? 50% प्लस 1, किसका? उपस्थित व वैध मत। मतलब उदाहरण से समझना, उदाहरण से समझो, सारी चीज उदाहरण से समझाऊंगी। देखो उदाहरण से समझो, मैं कहूं कि राज्यों का गठन, दूसरा संसद में गणपूर्ति, संसद में गणपूर्ति, तीसरा वेतन में परिवर्तन, न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन,
न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन, निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्र का पुनः निर्धारण। अब एक बात समझो, साधारण बहुमत से इनमें परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो साधारण बहुमत से आप इनमें परिवर्तन कर सकते हो। एक बात समझो, मैंने लोकसभा में एक प्रस्ताव रखा कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख की बजाय 10 लाख कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? 5 की बजाय 10 लाख कर दिया जाए, मैंने कह दिया। अब 5 की बजाय 10 लाख कर देना चाहिए, प्रस्ताव रखा लोकसभा में। अब लोकसभा ने जैसे देखा कि वेतन में बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब बहुमत कौन सा चाहिए? 50% प्लस 1, मतलब उपस्थित का आधे से ज्यादा, बस। तो लोकसभा में उस दिन लगभग 160 आदमी आए थे और 60 में से 90 ने हाँ कर दी। तो पारित हुआ या नहीं हुआ? पारित हुआ या नहीं हुआ? फिर मैंने उसको राज्यसभा में रखा और राज्यसभा में मान लो उस दिन 80 आदमी आए थे। कितने आए थे? 80 आदमी आए थे। 80 में से 55 ने हाँ कर दी। तो बताओ आधे से ज्यादा हाँ हुई या नहीं हुई? हो गई। आगे चलो, राष्ट्रपति, और जैसे ही लोकसभा राज्यसभा में ये पारित हुआ तो राष्ट्रपति भी इस पर अपने हस्ताक्षर चुपचाप कर देगा और कानून बन जाएगा। अब देखो, यहां बिल रखा, यहां बिल रखा, यहां कानून बन गया। कानून बन गया, कोई नया संविधान संशोधन गठित नहीं हुआ। कानून बन गया परंतु कोई नया संविधान संशोधन गठित नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया? राष्ट्रपति का वेतन बढ़ा दिया। बढ़ाने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा और जैसे पता चला कि वेतन की बात हो रही है, वेतन की बात हो रही है तो साधारण बहुमत चाहिए। तो 50% प्लस 1, मतलब जितने आए हैं ना उनमें आधे से ज्यादा। तो 160 उस दिन आए थे, 90 ने हाँ कर दी, पारित हो गई। इधर 80 ने हाँ कर दी, पारित हो गया, ठीक है ना। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, कानून बन गया और राष्ट्रपति का वेतन बढ़ गया। अब राष्ट्रपति का वेतन तो बढ़ गया पर कोई संविधान संशोधन गठित नहीं हुआ है। अब अगली बात समझो, न्यायाधीशों की संख्या आपने पढ़ा होगा 7, 7 से 11, 11 से 31 और 31 से अभी लगभग 51, कि अधिकतम 51 होना चाहिए। तो बताओ ये जो न्यायाधीशों की संख्या है वो भी ऐसे ही बढ़ती है। प्रस्ताव रखते हैं, लोकसभा हाँ कर दे आधे से ज्यादा, राज्यसभा हाँ कर दे आधे से ज्यादा, राष्ट्रपति साइन कर देता है, बढ़ गई। संविधान में कोई नया संविधान संशोधन गठित नहीं हुआ है, ठीक है ना। यहाँ ये समझ में आया या नहीं आया, ये पॉइंट बताओ मुझे। तो साधारण बहुमत से संविधान में राज्यों का गठन हो सकता है, राज्यों में हेरफेर हो सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख में हुआ, जैसे तेलंगाना हुआ। तो राज्यों का गठन, पुनर्गठन, संसद की गणपूर्ति में मान लो अभी 1/10 है और मैं इसको 1/5 करना चाहूं, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। तो गणपूर्ति में परिवर्तन करो या वेतन में परिवर्तन करो या न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन करो या कोई निर्वाचन के लिए वापस क्षेत्र का निर्धारण करो। तो किस बहुमत से होगा? साधारण बहुमत से होगा। यहां तक क्लियर? बिल्कुल। संविधान संशोधन विधेयक चाहो उस सदन में रखो, चाहो तो लोकसभा में रख लो, चाहे तो राज्यसभा में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब चलो आते हैं अपन विशेष के ऊपर। अब विशेष में आपको क्या समझना है? इस विशेष में आपको चाहिए, विशेष में 1 मिनट, विशेष में आपको क्या चाहिए? 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 कुल का, प्लस 2/3 उपस्थित का। अब यहां बात फंस गई। यहां बात फंस गई कि कुल का तो चाहिए आधा और फिर क्या चाहिए? 2/3। अब इस बात को समझना, ये बात कई बच्चों को मतलब समझ में नहीं आती है और दूसरी बात है कि समझना भी नहीं चाहता है बच्चा समझना भी नहीं चाहता है। इसको समझ लो बेटा, कुछ नहीं है, आगे कभी किसी को पढ़ाओगे तो काम में आएगी तुम लोगों के, ठीक है ना।
अब समझो, उदाहरण से समझो पहले तो, कि अगर मुझे मूल अधिकार में परिवर्तन करना है, अगर मूल अधिकार में परिवर्तन करना है तो कौन से होगा? विशेष बहुमत से। दूसरा, अगर नीति निर्देशक तत्व से, अगर नीति निर्देशक तत्व में परिवर्तन करना है तो किससे होगा? विशेष से। ठीक है। अगर मुझे मूल कर्तव्यों में कोई परिवर्तन करना है, कोई हटाना है, कोई जोड़ना है तो किससे होगा? विशेष से। अब देखो, अगर कोई नया मूल कर्तव्य जोड़ते हो, कोई नया मूल कर्तव्य जोड़ते हो तो संविधान में संविधान संशोधन होता है। आपके यहां जैसे मूल कर्तव्य जोड़े तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए। पॉइंट लिखा ना? तो समझ में, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, अगर इन तीनों में परिवर्तन करते हो ना तो संविधान में संशोधन होगा, और वो किस बहुमत से होगा? विशेष बहुमत से होगा। ठीक है। तो इसमें क्या चाहिए? 50% प्लस कुल, टोटल के आधे से ज्यादा लोग उपस्थित होने चाहिए, और उन उपस्थित का क्या चाहिए? 2/3। आगे समझो, इसको समझ दो, पहले इसको उदाहरण से समझो। मान लो मैंने इसे लोकसभा में रखा। कहां रखा? लोकसभा में रखा। लोकसभा में रखा तो इसकी पहली शर्त क्या है? कि लोकसभा में अगर 545 आदमी है तो 545 का आधे से ज्यादा चाहिए, मतलब कम से कम 273 आदमी उपस्थित होने चाहिए। अगर 273 आदमी उपस्थित नहीं है ना, 273 उपस्थित नहीं है ना, तो सदन में प्रस्ताव मतलब उस प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं होगी। अब पॉइंट समझो। अब मान लो मैंने लोकसभा में रखा, ध्यान दो इधर, लोकसभा में रखा। ठीक है। लोकसभा में रखा और लोकसभा में मैंने रखा, और लोकसभा में उसमें 250 लोग थे। क्या मैं वोटिंग करवा सकती हूँ क्या? हाँ ना में जवाब दो। 250 लोग थे, क्या वोटिंग करवा सकती हूँ? नहीं करवा सकती। वोटिंग जो है वो नहीं करवा सकती, क्योंकि मुझे कम से कम 273 कम से कम चाहिए। ठीक है। मान लो अगले दिन 300 आ गए, क्या मैं अब वोटिंग करवा सकती हूँ क्या? बिल्कुल, मैं अब वोटिंग करवा सकती हूँ। 300 आ गए, मतलब कुल का, मतलब 545 का आधे से ज्यादा उपस्थित है। 545 के मतलब 545 के 273 से ऊपर है। अब देखो, अब 273 से ऊपर कितने हैं? 300 है ना। उन 300 का निकालना है 2/3, और वो क्या हो गया? 200। तो लोकसभा में अगर कम से कम 200 व्यक्ति हाँ करेंगे तो प्रस्ताव पारित होगा। ठीक है ना। और इसी प्रकार राज्यसभा में रखेंगे, और राज्यसभा में भी आधे से ज्यादा लोग उपस्थित होने चाहिए, और उपस्थित का हम निकाल लेंगे 2/3 निकाल लेंगे। ठीक है। हम इसका क्या निकाल लेंगे? 2/3 निकाल लेंगे। और राज्यसभा लोकसभा दोनों में पारित हो गया तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्य होगा। जैसे लोकसभा में पारित करवाया वैसे ही 2/3 बहुमत से आप राज्यसभा में पारित करवाओगे। अब बात आती है विशेष प्लस राज्य। विशेष प्लस राज्य, अब इस बात को समझो। इसमें क्या चाहिए? 50% प्लस 1 कुल का, 2/3 उपस्थित का। अब इसमें एक खास बात और है बच्चों, सुनो ध्यान से, एक खास बात और समझो। वो खास बात क्या है? वो खास बात ये है कि राज्य की विधानसभा की अनुमति चाहिए। अगर आपके पास में 28 राज्य है वर्तमान में, 28 राज्यों की लगभग, यू मान के चलो 28 का आधा कितना हो गया? 14 प्लस 1 15, लगभग कम से कम 15 राज्य की विधानसभा अनुमति देनी चाहिए। अब एक बात ध्यान रखो, उदाहरण इसमें ध्यान रखना। उदाहरण क्या होंगे इसमें? राष्ट्रपति का निर्वाचन। उदाहरण क्या होगा इसमें? राष्ट्रपति का निर्वाचन। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। देखो बिल्कुल राकेश जी, पक्ष विपक्ष का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको समझाऊं, पहले आप इस पॉइंट को समझ लो, फिर अपन बाकी डिस्कस करती हूं मैं। 50% प्लस 1 कुल,
2/3 उपस्थित, ये लोकसभा राज्यसभा में पारित होगा। मतलब जैसे यहां हुआ ना लोकसभा राज्यसभा में पारित, वैसे ही लोकसभा राज्यसभा में यहां पारित होगा। ठीक है, यहां पारित हो जाए उसके बाद में लोकसभा में पारित, ध्यान से सुनना, राज्यसभा में पारित, उसके बाद में राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, ये जाएगा राज्यों की विधानसभाओं में। और राज्य की विधानसभा में साधारण बहुमत चाहिए। राज्य की विधानसभा में 50% + 1, और लगभग अगर 15 विधानसभाएं हाँ कर देती हैं, अगर 15 विधानसभाएं हाँ कर देती हैं, तो फिर 15 विधानसभाएं अगर हाँ कर देती हैं तो विशेष प्लस राज्य बहुमत जो है वो पारित मान लिया जाता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से। तो यहाँ देखो, विशेष प्लस राज्य बहुमत में वो विषय आएंगे जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का योगदान होगा। देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें लोकसभा भी लेती है, विधानसभा भी, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा भाग लेंगी। तो मुझे बताओ, राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र और राज्य दोनों का योगदान हुआ या नहीं हुआ? दोनों का योगदान हुआ। तो केंद्र का भी और राज्य का भी दोनों का योगदान हुआ। इसलिए जब राष्ट्रपति चुनाव में कोई छेड़छाड़ या चुनाव में कुछ भी परिवर्तन करना होगा तो विशेष प्लस राज्य बहुमत से किया जाएगा। ठीक है, विशेष प्लस राज्य बहुमत से होगा, जिसमें 50% + 1 2/3 उपस्थित, ये तो चाहिए लोकसभा राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में, और ये चाहिए राज्य की विधानसभाओं में। इस पॉइंट को समझो। जो ये तीसरा विधेयक है ये लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में पारित होगा, फिर विधानसभा में पारित होगा, और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। फिर कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, ये आपके संविधान संशोधन है। अब आपका पहला पॉइंट, इस संविधान संशोधन के तीनों जो संशोधन है ना, वो चाहे लोकसभा में रखो चाहे राज्यसभा में रखो, खुली छूट है। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, लोकसभा राज्यसभा में अगर कोई भी एक सदन मना कर देता है, कोई भी एक सदन मना कर देता है तो संशोधन रद्द हो जाता है, नहीं होगा। संशोधन क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन, राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर स्वीकृति देगा, यह बाध्यता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर स्वीकृति देगा, यह क्या है? बाध्यता है, जरूरी है, बाध्य है। ठीक है ना। अब एक बार इसको एक बार पढ़ लो, डाउट है मेरे से फिर पूछ लो। अगर कोई भी विधेयक राज्यसभा में जाने से पहले लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए तो, अगर लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए तो क्या होगा? विधेयक का कुछ नहीं होगा। विधेयक अगर राज्यसभा मना कर दे तो मना रह जाएगा, अगर पारित कर दे तो फिर आगे राष्ट्रपति उसको रोक सकता है। बाकी मुख्यतः अगर संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा राज्यसभा दो, अगर लोकसभा में पारित हो गया और मान लो राज्यसभा ने पारित कर दिया तो राष्ट्रपति साइन करेगा ही करेगा। और अगर मान लो लोकसभा भंग हो गई या कार्यकाल पूरा हो गया और राज्यसभा ने उस पर मना कर दिया कि भाई लोकसभा ही गई, अब अगली बार नहीं लोकसभा में देखेंगे, तो फिर वो विधेयक का जो भी होगा ना वो राज्यसभा तय करेगी। हाँ कर देगी तब पारित हो जाएगा और मना करेगी तो रद्द हो जाएगा। ना इसमें आपका जो संविधान संशोधन है ना उसमें राज्यसभा में कोई 14 दिन की कोई व्यवस्था नहीं है। बीच वाला देखो, बीच वाले में मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, अगर इन तीनों में परिवर्तन करना है तो परिवर्तन 50% प्लस कुल का, मतलब आधे से ज्यादा लोग तो सदन में उपस्थित होने चाहिए, उपस्थित है, और फिर जितने भी उपस्थित है उनका क्या चाहिए? 2/3 चाहिए। अनुसूची 7 में शक्ति विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है ना, कि केंद्र क्या क्या करेगा, राज्य क्या क्या काम करेगा और केंद्र राज्य मिलकर क्या क्या काम करेंगे।
नहीं रिया जी, जितने भी नेता हैं उन्हें पॉलिटिक्स का कोई ज्ञान नहीं होता। मंजीत जी प्लेलिस्ट नहीं है, आप वाईफाई श्रीराम पे जाइए, वहां वीडियोस का ऑप्शन है, वीडियोस को दबाओ और उस पर आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। साधारण बहुमत के लिए वैसे विशेष रूप में कोई अनुच्छेद नहीं है। हाँ पूनम, हो सकता है, क्योंकि जिन बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस पहली बार पढ़ी है और जिन्होंने साधारण विधेयक नहीं पढ़ा, आपने अन्य विधेयक नहीं पढ़े, उनके लिए ये बिल्कुल नया पॉइंट हो सकता है। हाँ, दोनों सदन में, लोकसभा में भी 50% प्लस 1 होना चाहिए और उसमें राज्यसभा में, दोनों सदन में। नहीं सुहानी जी, अभी क्लास में थोड़े से पॉइंट मुझे और डिस्कस करना है आपसे। आर के जी कह रहे हैं एक बार दोहरा दो। चलो एक मिनट, स्टडी जी, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, मनोनीत नहीं लेते भाग। देखो एक बार और सुन लो इसको, एक बार और सुन लो मेरे कहने से। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है, दक्षिण अफ्रीका से आपने इसे अपनाया है, ठीक है। अगर हम 368 की बात करें तो 2 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, और अगर पूरे संविधान संशोधन की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में कोई नया संशोधन पैदा नहीं होता है, ठीक है ना। साधारण बहुमत 50% प्लस 1 उपस्थित व वैध मतों से होती है। मतलब अगर आप राज्यों का कोई परिवर्तन करो, अगर आप संसद में गणपूर्ति में कोई परिवर्तन करो, वेतनों में परिवर्तन करते हो, न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन करते हो, यदि आप इनमें परिवर्तन करते हो तो आपको लोकसभा और राज्यसभा में 50% प्लस 1 चाहिए। मतलब जितने लोग आए उनमें से आधे से ज्यादा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ विशेष बहुमत की। विशेष बहुमत में चाहिए 50% प्लस 1, किसका? कुल का, प्लस 2/3। मतलब अगर सदन में 500 लोग हैं तो 500 की एक कंडीशन है कि अगर 500 टोटल है तो 500 में से 251 तो सदन में मौजूद होने चाहिए, कंडीशन है। अगर 251 नहीं है ना तो वोट नहीं होंगे। तो यहां कंडीशन डाल दी कि 50% प्लस 1 कुल इतने तो होने चाहिए, और फिर अगर इनसे ज्यादा है या जो भी है, फिर जितने भी उपस्थित है उनका क्या निकालेंगे? 2/3। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, अगर इन तीनों में परिवर्तन करना है तो विशेष बहुमत से परिवर्तन किया जाएगा। विशेष प्लस राज्य, साधारण बहुमत। अब देखो 50% 2/3 उपस्थित, लोकसभा प्लस राज्यसभा। जैसे यहां पारित हुआ ना, वैसे लोकसभा राज्यसभा पारित कर देगी, सेम है, बस एक अंतर है, यहां राज्य से पूछा नहीं जाता, परंतु विशेष प्लस राज्य बहुमत में राज्यों से भी पूछा जाता है, ठीक है ना। राज्यों से भी पूछा जाएगा, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? अब देखो, अब आपको मैं 2-3 चीजें और समझा देती हूँ, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आज की क्लास आपको थोड़ी थोड़ी तो बोरिंग भी लगी होगी, थोड़ी थोड़ी ऊपर से भी गई होगी, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी ऊपर से भी गई होगी। समझो, साधारण विधेयक की पहली कंडीशन है दोनों सदन में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है यदि कोई सदन, कोई भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अगर पारित नहीं करता, अगर पारित नहीं करेगा तो विधेयक, जो संविधान संशोधन विधेयक है वो रद्द हो जाता है। संविधान संशोधन विधेयक क्या होगा? रद्द हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? 24वां संविधान संशोधन 1971 में यह लिख दिया कि राष्ट्रपति जो है वो संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य होगा। अगर किसी संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा
और राज्यसभा ने हाँ कर दी तो राष्ट्रपति उस पर किसी भी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किए बिना चुपचाप अपने हस्ताक्षर कर देगा। इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य है। मैडम बच्चे कुछ बीच में पूछ रहे थे, मैम पॉकेट वीटो का नहीं कर सकता क्या, मना नहीं कर सकता क्या, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता क्या? तो मैं आप सबको एक बात बता दूं, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाँ कर देते हैं तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने हेतु राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्य होगा। ठीक है, यह आपको संविधान संशोधन के कुछ पहलुओं का पता होना चाहिए। अब एक लास्ट बात और, चलो मेरे से सुन लो, आज एक पॉइंट और समझ लो। पॉइंट क्या समझना है? राष्ट्रपति की स्थिति समझा रही हूं, समझो। पहला क्या पढ़ा था? साधारण विधेयक। दूसरा पढ़ा था धन विधेयक, और तीसरा हमने पढ़ा था वित्त विधेयक, और चौथा अपन ने पढ़ा है संविधान संशोधन। 3-4 विधेयक है ना। अब समझो ये क्लियर हो जाएगा बच्चों, तुम्हें जैसे ही चार्ट बताऊंगी ना क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत रहो। अब राष्ट्रपति स्वीकार कर सकता है, राष्ट्रपति अस्वीकार कर सकता है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब इस चार्ट को समझना, साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकार भी कर सकता है, उसको अस्वीकार भी कर सकता है और पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति हाँ भी करे, मना भी करे और पुनर्विचार के लिए लौटा दे, उसकी मर्जी। धन विधेयक को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। वित्त विधेयक सेम है, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। संविधान संशोधन स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार नहीं कर सकता और उसको पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता। ठीक है, क्या कह रहे? संविधान संशोधन भाग 20 में, भाग 20 अनुच्छेद 368 में। इसको समझे या नहीं समझे? मुझे हाँ ना में जवाब दो। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। धन विधेयक को स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। वित्त विधेयक को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। संविधान संशोधन को स्वीकार ही करेगा, पुनर्विचार के लिए और अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है।